नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं ज्योतिर्मय से हरिमोहन जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हरिमोहन जी का। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भैया धन्यवाद, नमस्कार। जी दर्शकों, आज हरिमोहन जी के साथ हम अगले इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहुल गांधी। आज हमारे विषय हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, पैदा होते ही भारत के प्रधानमंत्री खुद को मान लेने वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा स्कोर लिया, उनके हिसाब से बड़ा स्कोर था। ये कहा गया कि साहब राहुल गांधी अब नेता हो गए, राहुल गांधी ने मोदी को हरा दिया। 4 जून को ये माहौल था। लेकिन उसके बाद कैसे कैसे आगे चलता रहा सिलसिला। अब राहुल गांधी अपने सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के साथियों से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। ये बात भी पीछे हो गई। राहुल गांधी अब कांग्रेस के अंदर कांग्रेसियों से भी पीछा छुड़ाने के मुहिम में लग गए। खबर यह है कि CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसमें लगभग 3 दर्जन के आसपास सदस्य होते हैं और उसमें ठसाठस भरे हुए हैं। उसमें कौन कौन से लोग भरे हुए हैं आप समझ सकते हैं। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे तो है ही हैं, वो तो भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। लेकिन उसी के साथ साथ उसमें जयराम रमेश हैं, उसमें अंबिका सोनी हैं, उसमें ऐसे तमाम नाम हैं, शैलजा कुमारी हैं हरियाणा की, वो हैं उसमें। और ऐसे तमाम नाम हैं जो कांग्रेस के पुराने नाम हैं, लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से वो सब अब उनके लिए कबाड़ हैं। जी हाँ, शशि थरूर साहब ने राहुल गांधी की मुलाकात के बाद क्या कहा क्या नहीं कहा उसको खूब डिकोड किया जा चुका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप जरा इनके काम काज पर ध्यान दीजिए और आपको पता लगेगा कि ये कांग्रेस में रह के कांग्रेस के आदमी है या मोदी जी ने प्लेस कर दिया है। ये बात मैं दिग्विजय सिंह के लिए कहता रहा हूं। दर्शकों, आप याद करिए, जब भी कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो दिग्विजय सिंह नाम के एक ऐसे व्यक्ति, क्या कल्पना कोई कर सकता था कि यूपीए 1 यूपीए 2 में लगातार 10 साल केवल पार्टी के महासचिव बन के रह गए? नहीं, वो किसी और मुहिम में थे, वो तो महासचिव बने रहते थे। जैसे ही कांग्रेस थोड़ा बहुत रिलैक्स होती थी यूपीए 2 में, दिग्विजय सिंह का कोई न कोई ऐसा बयान आ जाता था कि फिर उसको लीपने में पूरी कांग्रेस व्यस्त हो जाती थी। और यही क्यों, आप शशि थरूर को देख लीजिए। इसी तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस में रहते हुए किस तरीके से कांग्रेस का हित करते हैं, अहित करते हैं। आप सबको लग रहा होगा कि हम कांग्रेस के इतने हित की चिंता क्यों कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, जिनके पास अब 2029 तक समय ही समय है, समय इसलिए है कि 2029 तक वो यहां पर चुनाव नहीं देख रहे हैं क्योंकि 29 में ही चुनाव होना है लोकसभा का। लेकिन उसी के साथ साथ उनके जो अब्बा हुजूर डीपी स्टेट एंड ऑल, वो बेरोजगार हो चुके हैं। और यहां पर अंकगणित देखिए, 2029 अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा होगा, 2029 में भारत में भी चुनाव हो रहे होंगे। तो राहुल गांधी के पास पर्याप्त समय है। राहुल गांधी कांग्रेस को संभालना चाहते हैं या कांग्रेस को डुबोना चाहते हैं, जो वो काम बखूबी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि राहुल को डुबोना आता है, उनको उबारना नहीं आता। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी पर बोझ बन गई है या राहुल गांधी कांग्रेस पर बोझ बन गए, ये कुल मिला के। क्योंकि जयराम रमेश जैसे लोगों की छुट्टी, ये वही जयराम रमेश हैं जिन्होंने, जो राहुल की यात्रा थी, जब उसको ये कहा गया कि ये राहुल की यात्रा है, राहुल की यात्रा है, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग थे, तो जयराम रमेश ने ये कहा था कि साहब ये राहुल की यात्रा नहीं है, इसे कांग्रेस की यात्रा कहिए। वो वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में जयराम रमेश का पड़ा हुआ है। कभी किसी ने चाय वाला कहा, मणिशंकर अय्यर, ये सब मतलब हीरे हैं हरिमोहन जी कांग्रेस के पास, गजब के हीरे हैं। तो दर्शकों को थोड़ा निराश किया जाए और आज हम लोग कांग्रेस की चिंता करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को कहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो दीदी भी आ गई हैं और उत्तर प्रदेश से लेके बाकी उनका जो कारिंदा संदीप सिंह है, वो सारी चीजें देख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब CWC के जरिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ी भूमिका में आने वाली हैं और यहां तक कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सभी प्रियंका के हाथ में जाने वाला है। कांग्रेस के पास राहुल बचेंगे या राहुल के पास कांग्रेस बचेगी? क्या हाल हवाल है कांग्रेस का इन तमाम चीजों के सामने? भैया थैंक यू। इस समय पर कांग्रेस एक दो तरफा लड़ाई से गुजर रही है। सबसे पहली बात, किसी टाइम पर किसी ने कहा था
इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सोचिए, ऐसा नारा लगाने के बाद आज के दिन हम उस मामले में पहुंच चुके हैं जहां पर गांधी फैमिली इज कांग्रेस, कांग्रेस इज गांधी फैमिली। इससे ज्यादा हम बाहर निकल नहीं पा रहे। या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि कांग्रेस असलियत में एक कुर्सी भर बची है जिसके ऊपर ये गांधी परिवार बैठा हुआ है। और वो कांग्रेस सिर्फ इतनी बची है जो स्पेस उनके बॉडी मतलब उस व्यक्ति ने उस कुर्सी पर घेरा हुआ है, और नीचे घुट रही है कांग्रेस। लेकिन क्या सच में कांग्रेस? तो आंसर है नहीं भैया। बहुत सिस्टमेटिक मैनर में इस कांग्रेस को जब खत्म किया गया था तो ऑब्वियस सी बात है आज ये लोग उस पोजीशन पर जाकर पहुंचे हैं जहां पर कांग्रेस अंदर से खोखली हो चुकी है और एक एक करके सब इससे बाहर निकल चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के पास ग्राउंड लेवल पर एक कार्यकर्ता नहीं है। हमें समझना होगा कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ना के बराबर है या नहीं है। चाहे हम मध्य प्रदेश में देख रहे, राजस्थान में क्योंकि टाइम टू टाइम कांग्रेस आती रहती है इसलिए वहां पर एक मौजूद है। गुजरात में आप देख लीजिए, कांग्रेस के पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी 5 साल कांग्रेस रह के गई है लेकिन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। झारखंड के अंदर इनकी हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में हालत खराब है, बिहार में हालत खराब है, महाराष्ट्र के अंदर इनकी हालत खराब है। किस्मत थोड़ा साथ दे गई, वरना वहां पे भी। लेकिन लोग कहेंगे यार ये जीत कैसे रहे हैं? तो देखिए, बहुत साधारण शब्दों में अगर कहूंगा तो ये जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके पास इन्हें वो वोट मिल रहा है जो एंटी मोदी है, जो एंटी बीजेपी है। दो पार्ट्स में, एक जो एंटी मोदी और एंटी बीजेपी है, जो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाएगा ही नहीं। जैसे मुस्लिम वोट, वो बीजेपी के साथ जाएगा ही नहीं। जो तथा कथित अंबेडकरवादी हैं, जो जय भीम जय मीम का नारा लगा के, बहुत से वही हिंदू जो कि जय भीम जय मीम के चक्कर के अंदर मुसलमानों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, जो कि बीजेपी को एक अपर कास्ट पार्टी मानकर बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग जो बीजेपी के अंदर, बीजेपी के इस ढांचे में फिट नहीं हो पा रहे। जैसे अगर आप अशोक गहलोत की बात उठाकर देखेंगे तो अशोक गहलोत के साथ समस्या यह है, पुराना कांग्रेसी है, वो बीजेपी के, वो खुद राजस्थान में इतना बड़ा है कि वो बीजेपी के खांचे में फिट नहीं बैठ पाएगा कहीं। दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, वो बीजेपी के खांचे में फिट नहीं बैठ पाएंगे। अब उनके साथ मजबूरी है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट ही खड़े हो। भूपिंदर सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये अगर बीजेपी में आ भी गए तो ये बीजेपी में कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। वो बीजेपी में आ गए, क्या मिला? क्योंकि पंजाब में वो कांग्रेस का चेहरा थे। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि पंजाब में वो कांग्रेस का चेहरा थे, कांग्रेस उस चेहरे को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक रियलिटी की जानते थे कि अगर राहुल गांधी पंजाब में आ गया तो ये रायता फैला के जाएगा और जीता जिताया चुनाव हरा देगा। वो अच्छे से जानते थे। और यही एक रीजन है कि राहुल गांधी को बीच बीच में, मतलब राहुल गांधी को 2017 वाले चुनाव में साफ तौर पे मना कर दिया था कि बाबा तुम आओ ही मत, हम अपने आप चुनाव लड़ लेंगे, हारेंगे जीतेंगे वो हमारा है, तुम मत आओ। अब आप सोच कर देखिए, बहुत सिंपल फॉर्म में, एक तानाशाह परिवार। देखिए, हम केजरीवाल को तानाशाह कहते हैं, राहुल गांधी उससे बड़ा तानाशाह है। इससे अंदाजा लगा कर देखिए तानाशाही का। हां, तानाशाह की एक खास बात है, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो तिलमिलाया हुआ घूमता है। स्मृति ईरानी की वजह से जब अमेठी की सीट छोड़नी पड़ी राहुल गांधी को, तो वहां कहता है कि इसको मैं अपने नौकर के हाथों हरवाऊंगा। तो वो एक तानाशाह की तो पहचान है, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अपनी हार को। वो कह रहा है इसे तो मैं बताऊंगा, इसे हराऊंगा। और वही चीज यहां इस समय पर नजर आ रही है भैया।
राहुल गांधी एक इस तरीके का व्यक्ति है, इस लेवल का व्यक्ति है, जो कि मतलब इस समय पूरी की पूरी कांग्रेस को अपनी उंगलियों पे तो नचाना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कांग्रेस इतनी हल्की हो चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा नचाए किसको। और जहां पर थोड़ा सा भी भारी है वो कहते तुम आओ मत, वो इसकी चलने नहीं दे रहे। अच्छा, इससे अंदाजा लगाकर देखिए हरियाणा के अंदर इसको घुसने नहीं दिया, सारा डिसीजन किसके हाथ में? हुड्डा के हाथ में। अंदाजा हमें इस चीज से लगाना होगा कि जब हरियाणा में टिकट बंटवारे से लेकर सब चीजें थी, हुड्डा कर रहा था, लड़ झगड़ के सारी पावर अपने हाथ में ले ली, उसके बाद हुड्डा साफ किया, मतलब हुड्डा ने इसको घुसने नहीं दिया। और बाद में दो चार रैलियां छोड़ दी जाए तो हुड्डा ने इसको कुछ करने भी नहीं दिया। यहां तक कि कुमारी शैलजा से लेकर सुरजेवाला तक सबको फट्टे के लगाए रखा। महाराष्ट्र में नाना पटोले ने सारे डिसीजन लिए, नाना पटोले और शरद पवार, इन्होंने राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया। आप चार रैलियां बता दो डंकी जो बड़ी इसने करी, कहीं पर कुछ नहीं। हम भारत जोड़ो यात्रा की तो बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ये साथ कहां था इसके? अब रही बात राहुल गांधी के परिवार की, इस डिक्टेटरशिप के परिवार की बात, देखिए पार्टी से बाहर तो ये नहीं, मतलब बीजेपी के सामने इसकी कोई औकात नहीं है, ये खुद भी जानता है। मोदी के सामने जब जब प्रोजेक्ट किया जाता है इसके खुद के बंदे अपोज कर देते हैं कि रहने दे यार, बस हो गया, तेरे बस की है नहीं। पार्टी में देखे तो कभी हुड्डा शोर मचा रहा है, कभी अमरिंदर सिंह ने नमस्ते कर दी, कभी नाना पटोले कह रहे भैया यहां ना आना, इस देश मेरी लाडो, ना ही वो जेएमएम वाले साफ कह रहे कि भैया तुम यहां मत आना। और उसके बाद अगर आप जो अभिजीत बनर्जी को देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वैसे समस्या में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जाते तो इसका साथी कहते कि रहने दे भैया, तू जम्मू में लड़, कश्मीर में नहीं। और कश्मीर के अंदर लड़ रहा है तो इसके खुद के बंदे इसको अपोज कर रहे हैं। भैया शॉर्ट में कहने का तरीका है, कहने का मतलब है कि इस समय पर कांग्रेस के अंदर ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अपनी खींच कहीं तो उतारेगा। हमारे कहते हैं एक वो धोबी की गधे पे पार बसाएगी नहीं, सॉरी दोबड़ पे तो पार बसाएगी नहीं, तो गधी के कान ऐंठता है। ये किसी जातिवाद का उस पर नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं कि सामान्य कहावत है कि जो धोबी होता है वो अपनी धोबन से तो डरता है, वो तो कुछ कहेगा नहीं। वो नदी किनारे जाके अपनी गधी के कान ऐंठ के कहेगा तू मानने की नहीं मानने की। वही हाल इसके साथ है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। भैया हम इतिहास से एक एग्जाम्पल उठाएं तब हमें समझ में आएगा कि असलियत में इसके साथ समस्या क्या है। अकबर कैसा भी था, समझदार था, कैसा भी था, धार्मिक रूप से कैसे भी समझदार था, उसे इंसानों की परख थी। तो वो अपने आसपास कौन से लोगों को रखता था जो उसके बुद्धिमत्ता के अनुसार काम कर सके। अबुल फजल से लेकर आप बीरबल से लेकर टोडरमल से लेकर मान सिंह से लेकर इन सबको नौ रत्न कहते हैं हम उन्हें। और मैं इतना मानता हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं इतना जानता हूं कि वो नौ के नौ एक से बढ़ के एक थे। उनके बराबर के उस कालखंड में कोई नहीं था। यहां तक कि वो जो तानसेन, रामतनु पांडे तानसेन था, वो तानसेन को जबरदस्ती ग्वालियर से बुलाया गया कि भैया तू मेरे पास आ, मेरे को सुना, मेरे नौ रत्नों में शामिल हो। लेकिन अब औरंगजेब जो है वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ऐसे लोगों को। तो उसकी सभा के अंदर था ही कौन? या तो उसके चाटुकार थे, या फिर उसको फॉलो, उसके सामने बोलने वाले एक सवाई राजा जैसा, महाराजा जयसिंह को छोड़ दिया जाए फर्स्ट को, तो कोई था ही नहीं। वो सबसे लड़ता रहता था औरंगजेब। लेकिन एक मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नाचने गाने वालों के अलावा कोई था ही नहीं। उसको हवा भरने वाले, उसको पंप मारने वाले कि जी तुम तो इतने महान, इतने महान। सोचकर देखिए, मतलब बाजीराव पेशवा के बारे में ये कहा गया उसके दरबार में कि कौन बाजीराव? अरे आप अपनी पर्सनालिटी देखो और गया गुजरा बाजीराव देखो, छोटा सा पर्सनालिटी, कोई भी कुछ नहीं है। और तुम देखो कितने स्मार्ट और हैंडसम और ताकतवर। बाजीराव आया 3 दिन वो अपने कमरे में घुसा रहा, बाहर निकला ही नहीं। लिटरली ऐतिहासिक साक्ष्य है, मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन घर से बाहर नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि बाजीराव ने दिल्ली के बाहर डेरा डाल रखा था। वो तो दिल्ली के बनियों ने ना हाथ जोड़ के कहा बाजीराव जी दिल्ली में लूट मार मत करना, जो है वो ले लो और हमें छोड़ दो।
अब आप सोचकर देखो, भाई कुछ भी था, तो ऐसे भैया हमें ये समझना होगा कि आप जिन लोगों को पसंद करते हैं, आपको जो लोग पसंद आते हैं, वो आपकी खुद के व्यक्तित्व की क्षमता के अनुसार होता है। ठीक, बिल्कुल राहुल ठीक। गांधी के व्यक्ति, भाई इंदिरा गांधी कुछ भी थी, उनके व्यक्तित्व की एक क्षमता थी, तो वो ऐसे लोगों को झेल सकती थी जो उसके खिलाफ आवाज, काम तो पूरा करें, आवाज ना उठा सके। चाटुकार बहुत ज्यादा से नहीं थे, एक आधा था जो इंडिया इज इंडिया टाइप में कह देता था, लेकिन फिर भी राजीव गांधी कुछ भी थे, कुछ ऐसे लोगों को लेके आए जो टेक्नोलॉजी के मामले में क्रांति करने की क्रेडिट उनको दिया जा सकता है। अब आप उसे एग्री करें ना करें, सैम पिट्रोदा आज कुछ भी कह रहा है, वो इंडिया में टेक्नोलॉजी लाने के लिए, यूनियन कोई साइंटिस्ट था, हाँ टेक्नोलॉजी के लिए उसने एक रोल प्ले किया लाने के लिए, टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाने के लिए। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया ने भी अच्छा रोल प्ले किया अपने टाइम पे, हम बुरा नहीं कह सकते। मनमोहन सिंह कैसे भी थे, एग्जीक्यूट करने का एक क्रेडिट उनको दिया जा सकता है, लेकिन राजीव गांधी उनको झेल तो सकते थे। क्यों झेल सकते थे? क्योंकि आर्ग्यू कर सकते थे, उनके पास एक बौद्धिक ठीक बात, क्षमता थी। ठीक बात। भाई मोदी जी हैं, मोदी जी की टीम उठाकर, तो टीम के कोई 5 मेंबर उठाकर देख लीजिए, 5 टॉप, ऐसे लगेगा दुनिया दिमाग हिला दे। मतलब डॉक्टर एस जयशंकर साहब जब अगर किसी मीटिंग में खड़े होते हैं और यूएई का फॉरेन मिनिस्टर आके कहे कि मैं यहाँ फॉरेन पॉलिसी की क्लास अटेंड करने आया हूं, मीटिंग के अंदर कहें कि हम तो फॉरेन पॉलिसी की क्लास अटेंड करने आया हूं, और ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेशन आए और मोदी और जयशंकर के सामने कहे कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतिहास पुरुषों के सामने बैठने का मौका मिल रहा है, तो भैया डॉक्टर एस जयशंकर की हम कहानी जान सकते हैं कि गजब पर्सनालिटी है। और जो अजीत दोवल को देखी जाए, अमित शाह जी को देखा जाए, कितने भी एक से बढ़ के एक पर्सनैलिटी है। राजनाथ सिंह जी अपने आप में कम नहीं है, निर्मला सीतारमन अपने आप में कम राहुल नहीं के पास टीम नहीं है। है। हाँ, है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी ठीक। सॉरी सॉरी, हाँ, टीम बनाने की हिम्मत नहीं है। क्षमता नहीं है। ठीक है। जो उसके सामने खड़ा होगा उसी से वो डरेगा। ठीक बात है। एक डरा हुआ तानाशाह अपने आसपास के हर उस बंदे को खत्म कर देता है जिसका साया भी उसको दिखाई दे जाता है। ठीक बात, यही ये बात। रीजन है, हाँ, एक लास्ट लाइन, यही रीजन है लोकसभा के अंदर मनीष तिवारी, शशि थरूर से लेकर पी चिदम्बरम से लेकर एक से बड़े एक एक नेता कांग्रेस में हो, लोकसभा में होने के बावजूद अभिजीत बनर्जी जैसे एक एक्स नक्सलाइट, आधे पढ़े लिखे अध पके से नेता को ले जाके खड़ा किया जाता है, जो पूरे 5 साल में कभी भी अपनी बात को कांग्रेस की आवाज की फॉर्म में, कांग्रेस की आवाज को पूरे देश के सामने नहीं रख पाया। जो 2019 में जिस टाइम आर्टिकल 370 रखा जा रहा था, उड़ता तीर ले लिया। और अमित शाह जी का वो जो डायलॉग है कि क्या बात करते हो, जान दे देंगे कश्मीर के लिए, ये डायलॉग उस अभिजीत बनर्जी की वजह से ही, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, उसी की वजह से ही ये डायलॉग अमित जी ने मारा था, और बाकायदा सवाल रिपीट करके मारा था कि तुम पहले ये बताओ मामला क्या है। तो वही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का है कि खड़गे के सामने, खड़गे के अलावा राज्यसभा ठीक। में भी बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स थे, लेकिन किसी को नहीं टाइम दिया गया, स्पेस नहीं दिया गया। उसके पीछे का रीजन ही ये है। और ये जो फिजिबिलिटी। डरा हुआ राहुल गांधी है, ये प्रियंका वाड्रा तक, जो आप सीडब्ल्यूसी की बात कर रहे हो, उससे भी डरा हुआ है। सोचकर देखिए, जब वायनाड की सीट खाली करनी पड़ गई और वायनाड के लोग कहते हैं कि तुमने तो हमारे को यूज एंड थ्रो वाली सिचुएशन में रख दिया, वहां से आवाज उठ के आई कि हमने तुम्हारे को वोट दिया था, किसी और को दिया था। तब मजबूरी में प्रियंका वाड्रा को वहां पर टिकट देना पड़ा, लेकिन जीजा जी अमेठी से टिकट मांगते रह गए, रायबरेली से टिकट मांगते रह गए कि यार कहीं तो एडजस्ट कर दे, कि ना 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 ना, तुझे नहीं। यहां ठीक बात। मुगलों वाली बात आ जाती है, एक लास्ट लाइन मुगलों वाली बात आ जाती है कि मुगल हाँ, अपनी बहनों की ब्याह क्यों नहीं करते थे, बेटियों का ब्याह क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके वारिस उनकी गद्दी को चुनौती दे सकते थे।
राहुल गांधी मुझे ठीक ऐसा बात, लगता है उस मुगल समस्या से आज जूझ रहा है। जी। ठीक बात है। राहुल गांधी की इनसिक्योरिटी, वैसे आपने कहा कि राहुल गांधी व्यक्ति उसी का चुनाव करता है अपने आसपास, या उसकी संगत देखी जा सकती है, उससे व्यक्ति का पहचान हो जाता है कि वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। तो राहुल गांधी के बेहद नजदीक केसी वेणुगोपाल हैं, और किन वजहों से हैं, वो उनके लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस पर बहुत सारी बातें हो गई हैं। दर्शक हमारे सुधी हैं, वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को वो क्या उपकृत करते हैं और कैसे उपकृत करते हैं। अब एक चीज और, राहुल गांधी जिस तरीके से एक वामपंथीकरण कर रहे हैं, या राहुल गांधी के अगुवाई में वामपंथीकरण हो रहा है कांग्रेस, क्या ऐसे ये जो तमाम नेता हैं, आनंद शर्मा का भी नाम उसमें है, ऐसा नहीं है, एक बड़ी लिस्ट, लगभग मैं आपको बताऊं 14 से 15 ऐसे लोग हैं जो आज सीनियर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सब के सब सीडब्ल्यूसी से बाहर हो रहे हैं, और बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। ये एक पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की योजना राहुल गांधी ने बना रखी है। सवाल ये उठता है कि ये खेप चली जाएगी, ये खेप चली जाएगी तो इससे आज के राहुल गांधी वाले कांग्रेस का नुकसान क्या होगा? भाई क्या नुकसान होगा? ये कौन से परफॉर्मर थे, आप ये बता दीजिए। इन्होंने उखाड़ ही क्या लिया पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के सामने? तो आप जब ये कह रहे हैं कि साहब इनकी इनसिक्योरिटी ये सब करवा रही है, और इन्हें कबाड़ क्यों ना माना जाए कि राहुल गांधी ये कबाड़ हटा रहे हैं? आखिर इन्होंने कबाड़ क्या लिया भाई? इन्होंने उखाड़ ही क्या लिया? दिग्विजय हो चाहे ये तमाम लोग हों, रमेश चन्नीथला रमेश चन्नीथला उसी लिस्ट में शामिल हैं, एंटोनी साहब उस लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी बाहर किया जाना है। तो ये तमाम चीजें कवायद, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी जो योजना एक लेके चले हैं मुसलमानों को, वो दिखा रहे हैं कि देखो हम मुस्लिम लीग हैं? तो इन सारे कबाड़ों को किनारे करके राहुल गांधी एक हरे रंग की चादर कांग्रेस के ऊपर उड़ाएंगे, और उसको नई कांग्रेस बताएंगे। अब आधी वो लेफ्ट होगी और आधी वो मजहबी होगी, क्योंकि लेफ्ट और मजहब का रिश्ता बड़ा शानदार चलता है। हरमोहन जी, लाल सलाम कामरेडो का नारा होता है, मैं हमेशा उसे लाल अस्सलाम कहता हूं, क्योंकि मजहब और वामपंथ, क्योंकि ये दोनों किताबी आइडियोलॉजीज हैं, तो दोनों का मिलन शानदार होता है। मैं ये क्यों ना मानूं कि ये तमाम बड़े नाम इनके सामने, इनसिक्योरिटी का बात तो छोड़ दीजिए, ऐसे लद्दड़ लोग, फेलियर, जो इतना अनुभव रखने के बाद भी नरेंद्र मोदी के सामने कुछ नहीं उखड़वा पा रहा है राहुल गांधी से, उनको किनारे हटा के राहुल गांधी अब क्लियर कट कांग्रेस को एक नया चेहरा दे रहे हैं, जो आधा लाल होगा आधा हरा होगा, यानी आधा लेफ्ट होगा और आधा मजहबी होगा। उससे कुछ काम बन सके, ऐसा क्यों नहीं? भैया, इसका मैं इस तरीके से देखता हूं कि भारत की राजनीति में एक पक्ष हमेशा से ऐसा रहा है, रहेगा, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो है एंटी मोदी। अब ये जो एंटी मोदी जो पक्ष है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि इस एंटी मोदी पक्ष का 14% जो हिस्सा, मतलब वोट बैंक है, टोटल पॉपुलेशन का 14%, 15% लगा लीजिए, वो मुसलमान है। और वो 15% जब 90% वोटिंग करता है, और जो हिंदू जो है वो 55-60% के आसपास रह जाता है, 80 का 60-48 बैठता है, और उस 14% का 90% जो है, 95% जो है, वो एक लगभग लगभग जिसे कहते हैं कि 80 के हिसाब से भी बहुत अच्छा खासा बैठ जाता है। यानी वो जो 14% है वो कितना भारी मतदान करता है और रिजल्ट्स को इधर से उधर करता है, आप सोच कर देखिए। प्रॉब्लम इस वोट बैंक के साथ क्या थी कि ये एंटी मोदी वोट बैंक है, एंटी बीजेपी वोट बैंक है, जो मरने को मर जाएगा, लेकिन ना तो बीजेपी को वोट करेगा, मोदी को तो बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। ये ड्रामा करेगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अब यह प्रॉब्लम ये थी कि ये वोट बैंक 1990s के बाद, 92 के बाद कांग्रेस के हाथ से खिसक गया पीवी नरसिम्हा राव के चलते, क्योंकि पीवी नरसिम्हा ठीक। राव के ऊपर एक हिडन फॉर्म में आरोप था कि उन्होंने जानबूझकर हम्म, कांग्रेस को हराया, या यूं कहे ढांचा गिरने दिया। जी, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए, मुस्लिम वोट बैंक कितना आएगा कांग्रेस के पास, कितना नहीं आएगा, इस पर हम लोगों ने बहुत सारी बात की। चादर का ही जवाब दे रहा हूं। मैं इस पर कंसंट्रेट होना चाहता हूं कि
राहुल गांधी अगर इन तमाम सीनियर्स को बाहर किनारे लगाने की तैयारी में हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का वो कौन सा नया चेहरा होगा जो राहुल गांधी लेके आएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये जो सवाल है इसका उत्तर ये है भैया, देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जिनको किनारे लगाया जा रहा है, इफेक्ट है, जिनको किनारे लगाया जा रहा है, जैसे हमारे घर में एक पुराना टीवी रखा हुआ है, बड़ी बात यह नहीं है कि वो पुराना टीवी उठा के साइड में रख रहे हैं, बड़ी बात यह है कि उसके बदले में हम कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टीवी लेके आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसे पता ही नहीं है कि नया दिमाग कौन सा है, उसे पता ही नहीं है कि जिन्हें मैं हटा रहा हूं उनके बदले में कौन आएगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं जो चीज कहूं, हरिमोहन जी, इनमें से कोई जनाधार वाला नेता तो है नहीं जो। हरिमोहन जी, दरअसल मैं जो पूछना चाह रहा था वह बात आपने एक सेंटेंस में पूरा कर दिया। एक सेंटेंस में मैं बता रहा हूं कैसे। राहुल गांधी घर खाली करना जानते हैं, राहुल गांधी भरना किसी चीज को डुबोना जानते हैं, राहुल गांधी घर के पूरे फर्नीचर उठा के सड़क पर फेंक देंगे, लेकिन नया फर्नीचर कहां से आएगा, कौन होगा, किस लकड़ी का बना होगा, किस रंग का होगा, ये राहुल गांधी नहीं जानते। और यही राहुल गांधी की राजनीति है और यही राहुल गांधी का वर्तमान है, इसी पर राहुल गांधी का भविष्य है। मुझे लगता है कि अब इससे आगे कोई चर्चा राहुल गांधी के एक इस एक लाइन में जरूर रीस्ट्रक्चरिंग, सो कहूंगा, कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग पर अब नहीं बनती है। आप अगर समापन करें, लास्ट टिप्पणी। माफ करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, एक लाइन बोलूंगा। यह एक्चुअली क्या है, राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे पता नहीं है कि आगे करना क्या है, हटाना तो है, लाना किसको ये नहीं पता। और एक्चुअली देखिए, ढूंढ ढूंढ के हीरे लाए जाते हैं। मोदी जी की पूरी उम्र बीत गई गुजरात के टाइम से लेकर अब तक, एक एक बंदे को अपने साथ जोड़ते हुए, बहुत सौ को निकालते हुए भी। सही राहुल, और बात है, जैसे, लेकिन हाँ हाँ, देखिए एक चीज बताऊं, कभी राहुल गांधी की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसकी आपस में तुलना इसलिए नहीं हो सकती। मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी की भाजपा नहीं है। नरेंद्र मोदी के उदय हाँ से पहले, नरेंद्र हाँ, मोदी के उदय से पहले तक नरेंद्र मोदी को कितने लोग जानते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम कार्डर बेस्ड पार्टी है, और कार्डर बेस्ड पार्टी की वजह है कि दिल्ली चुनाव को लेके लोग इतने सशंकित थे, आप खुद उनमें से शामिल थे, लेकिन एक रेखा गुप्ता को उठा के दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो राहुल गांधी को हाथ जोड़ के निवेदन है हरिमोहन जी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर देखिए सवाल, न किया जाए। नहीं 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 भैया, माने या ना माने, कंपैरिजन मींस हम राहुल गांधी को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए। गांधी का रिजेक्शन, इस देश की जनता राहुल गांधी का रिजेक्शन सिर्फ इस बात पर कर रही है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स के सामने नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा राष्ट्र हाँ, प्रथम का ब्रांड है, जो कि राहुल गांधी के पास कोई आप ऑप्शन भी, नहीं है। आप क्या, दुनिया में कोई भी नरेंद्र मोदी से तुलना के बिना राहुल गांधी को पूरा कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, ये सेक्टर 16 की जो सेक्टर 16 छाप मीडिया है, वो तो शुरू में आप देखिए, आपको याद होगा 2014 का चुनाव छोड़ दीजिए, 2019 के चुनाव में, और यहाँ क्या 2014 के भी चुनाव में जो मीडिया था सेक्टर 16 का, ये घुघरू बजाते हैं खबर मंडियों के दलाल, वो 3 तस्वीरें लगाते थे, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। तो यही वजह है कि उनकी साख खत्म हो गई, यही वजह है कि सेक्टर 16 छाप जैसी बातें करने वालों की साख खत्म हो गई, और इसीलिए राष्ट्र प्रथम की राजनीति सामने आ रही है। दर्शकों, इस पूरे आधे घंटे की बातचीत में कंक्लूजन ये निकला कि राहुल गांधी चाहे ये बदलें, चाहे वो बदलें, चाहे घर के सारे बल्ब बदल जाएं, होना उनसे कुछ नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहते, यानी जिन्हें वो हटाने और किनारे लगाने की बात कर रहे हैं और रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं और प्लानिंग कर चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खबर आपको बाद में मिलेगी, लेकिन लगभग 15 से 16 नाम हटाए जाएंगे, किनारे लगाए जाएंगे। कुछ उनमें से शशि थरूर टाइप भी हैं जो अपना एग्जिट देख के चुपचाप अपना बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ उसमें दिग्विजय सिंह भी होंगे जिन्हें हटाने की ताकत किसी में भी नहीं है, वो जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे जो वो लगातार करते रहे हैं
आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, इन तमाम लोगों से किसका फायदा ज्यादा हुआ है। इसलिए हे राहुल गांधी, आप इसी प्रयास में लगे रहिए। भारत की जनता यही चाहती है। आपको कभी 98 नंबर देगी, कभी 99 देगी, कभी 98 और 99 के पहले वाला 9 हटा भी लेगी। ये भी आप ही देखेंगे। 2029 बहुत ज्यादा दिन नहीं है। हरमोहन जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।